नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो ऑलमोस्ट हर किसी के काम का होता है। हर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है या प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं से ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं मालूम होता है कि जो मार्केटेबिलिटी की बात की जाती है कि प्रॉपर्टी लेते वक्त क्या अहम चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कल को अगर आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए तो ये मार्केट में आसानी से बिक सके, मार्केटेबिलिटी जो है इजीली हो सके और इसे बेचने में कोई तकलीफ ना आए। तो इसके लिए हमें क्या क्या ख्याल रखना है। लोग बहुत सारे लीगल तो चेक करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लेते हैं और ठीक निकलते हैं तो प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें और क्या क्या ख्याल रखने हैं आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सटीक पॉइंट्स बताऊंगी जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त तो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कभी भी ख़राब नहीं होगी। कभी आप बैंक लोन लेने जाते हैं उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके, तो बैंक से अच्छी दर पे अच्छा लोन मिल सकता है अगर प्रॉपर्टी में वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है तो। और अगर आप बेचते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आसानी से और अच्छी कीमत में बिक सके। तो आपको ख़रीदते वक्त क्या ख्याल रखना है वो आज अब मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये मार्केटेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने में कितनी आसानी हो सकती है, मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू ना गिरे उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, जब भी आप ढूंढ के अपनी पसंद की प्रॉपर्टी फाइनली ढूंढ लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको जो करना होगा वो ये करना है दोस्तों कि उसकी किसी भी अच्छे जो कागज़ों का लॉयर है, जो कागजात में डील करता है, ऐसे वकील से उसकी लीगल वैल्यूएशन यानी कि लीगल रिपोर्ट ज़रूर बनवा लें ताकि आपको ये पता लग सके कि प्रॉपर्टी के कागज़ों में कोई कमी नहीं है। नंबर 2 काम जो आपको करना है कि कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप चुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जो जनरली आर्किटेक्ट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब होता है, तो आप उस वैल्यूअर से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट उस प्रॉपर्टी की बनवा लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि आज की डेट में प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है और आप कहीं उससे कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए जो कि आप ख़रीदने वाले हैं। तो देखिए, आप एक प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से जब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अगर आपके कुछ लाख भी बचते हैं 2-4 हज़ार 10,000 रुपये खर्च करके, तो क्यों ना बचाए जाएं। तो आप इसकी एक प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाएं और उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी के बयाने के लिए बैठे या प्रॉपर्टी के पैसे की बात बेचने वाले के साथ करें जब आपके पास लीगल और वैल्यूएशन रिपोर्ट दोनों आ जाए। तीसरा काम जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो ये रखना है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी और का जॉइंट शेयर ना हो, उसमें कोई और जॉइंट मालिक ना हो। जैसे कई बार होता है कि हम देखते हैं कि 500 गज की लैंड है 2 जनों के नाम पे जॉइंटली, और उसमें से कोई एक व्यक्ति आपसे आके कहता है कि वो अपने हिस्से का 250 गज आपको बेच रहा है क्योंकि दोनों के नाम आधी आधी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी में मालिक है तो जब तक उनकी पार्टीशन डीड नहीं हुई है वो हर इंच हर सेंटीमीटर में जॉइंटली ही ओनर हैं, और अकेले अगर कोई एक व्यक्ति बेच रहा है तो आप ऐसी ट्रांजैक्शन में फंस जाएंगे। आप उसे नहीं बेच पाएंगे बिना दूसरे वाले व्यक्ति के साथ में आए हुए। तो ऐसे में या तो जो व्यक्ति आपको 250 गज बेच रहा है वो खुद अगर अकेला बेचना चाहता है तो जो दूसरा उसका जॉइंट ओनर है वो आपकी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी आएगा, तभी आप इसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अदरवाइज जॉइंट शेयर वाली प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति जो एक शेयर होल्डर है उससे ना खरीदें। ठीक इसी तरह कई बार पिता की प्रॉपर्टी होती है और बच्चों के नाम आ गई होती है और उसमें से कोई एक बच्चा कहता है कि जी ये फ्लोर मुझे मिल गया है या ये प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है पिता के शेयर में से जो कि मैं बेच रहा हूँ। तो जब तक कि बाकी सारे लीगल हेयर्स इसमें आपके सेल डीड में ना आए तब तक आप उस एक व्यक्ति से जॉइंट प्रॉपर्टी ना खरीदें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं अलग से भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी।
अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट शेयर की प्रॉपर्टी में मैं अलग से वीडियो बनाऊं पार्टीशन के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। नंबर 4 पॉइंट जो दोस्तों बहुत ज़रूरी है और कई लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में पैसेज मिला है कि नहीं, अलग से जाने के लिए रास्ता है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर लिए जाते हैं और एक हिस्सा आपको बेचा जाता है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में पहुंचने का जो रास्ता है वो साथ वाला जो हिस्सेदार है, जो बाकी आधे हिस्से का मालिक है, उसकी प्रॉपर्टी से होकर के गुजरता है। ऐसे में कल को अगर वो आपका रास्ता बंद कर दे या अपनी प्रॉपर्टी से आपको ना गुजरने दे, तो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और इस केस में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ड्रास्टिकली गिर जाएगी, आप उसे बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में पहुंचने का रास्ता नहीं है उस प्रॉपर्टी को बेचना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ध्यान रखना है आपको कि पैसेज जो है आपकी प्रॉपर्टी के लिए ज़रूर हो, पैसेज में कोई कोताही नहीं बरतनी है। नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, ये बड़ा छोटा पॉइंट है, लेकिन मेरे पास अक्सर इस तरह के डिस्प्यूट आ जाते हैं कि जो आपकी कॉमन एमिनिटीज़ हैं वो साथ वाले हिस्से की प्रॉपर्टी में या किसी ऐसी जगह है जहाँ एक्सेसिबल नहीं है। जैसे कि अभी पीछे मेरे पास आया था कि 2 भाइयों की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, फ्रंट पोर्शन एक भाई को मिला था और बैक पोर्शन दूसरे भाई को। फ्रंट पोर्शन जिस भाई को मिला था उसने प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को बेच दी। उस व्यक्ति के जब पानी की दिक्कत हुई और पाइपलाइंस की दिक्कत हुई तो पता लगा उसके जो भी सारे कनेक्शंस हैं, फ्रंट वाले व्यक्ति ने जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके सारे कनेक्शंस बैक वाले भाई के प्रॉपर्टी में हैं। इवन जो पानी के लिए संप बना हुआ है वो भी बैक साइड में है और बैक साइड में जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने अपनी प्रॉपर्टी में एंट्री करने ही नहीं दी। तो ऐसे में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत तकलीफ हो सकती है और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बिल्कुल बुरी तरह गिर सकती है, मार्केटेबिलिटी ख़राब हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी एमिनिटीज़ हैं वो आपकी ही प्रॉपर्टी में हों और उसके लिए आपको किसी और के भरोसे ना बैठना पड़े, किसी और के रहमो करम पे ना आना पड़े। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 6 पॉइंट जो दोस्तों बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके जब डॉक्यूमेंट हैं पिछले भी और जो अब हो रहे हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी अप्रोप्रिएटली पेड हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के नोटिसेज आ जाते हैं ख़रीदने के बाद कि आपने कम स्टैम्प ड्यूटी पे की है, या ऐसे में आपका डॉक्यूमेंट भी कॉन्फिस्केट हो सकता है, सीज हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टैम्प ड्यूटी पेड हो। नंबर 7 जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त, वो है उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा यानी कि पोजेशन, क्योंकि जिसका कब्ज़ा उसकी प्रॉपर्टी। तो कभी भी बिना कब्ज़ा चेक किए हुए कोई प्रॉपर्टी ना ख़रीदें। बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं हमने रेंट पे दी हुई है और आपको भी तो आगे रेंट ही लेना है, तो आप इन्हीं टेनेंट को कंटिन्यू करने दीजिए और आपको रेंट मिलता रहेगा, और आपको ये पता ही नहीं चलता है कि वो जो टेनेंट है वो कई सालों से प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा जमाए बैठा है और खाली नहीं कर रहा है, और आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपके हाथ से कब्ज़ा खरीदने से पहले ही चला गया। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं साथ के साथ सेम डे जब आप पैसा पे कर रहे हैं अपनी पोजेशन, अपने ताले चाबी में प्रॉपर्टी को ले लीजिए। बिना पोजेशन के प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना खरीदें, अदरवाइज़ अगर कब्ज़ा नहीं मिला तो प्रॉपर्टी भी समझो नहीं मिली। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप एक सेफ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, एक बेटर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे विद बेटर मार्केट वैल्यू। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।